नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात किरण। आज हम लोग पूर्ण बजट 2024 की चर्चा करेंगे, जो कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद भवन में पेश किया। इसमें खासकर दो राज्यों को काफी तवज्जो दी गई, जिसमें आंध्र प्रदेश और बिहार है। चूंकि बिहार का डिमांड विशेष राज्य का दर्जा का हमेशा से रहा है, नीतीश कुमार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, लेकिन जो कंडीशन होने चाहिए विशेष राज्य के दर्जा के लिए वो चूंकि फुलफिल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से या पॉलिटिकल इशू होने के कारण इसको मिल नहीं पा रहा है। लेकिन जो कुछ खास पैकेज की जहां तक बात है तो वो कल के बजट में देखा गया कि 58,900 करोड़ का पैकेज जो है बिहार को दिया गया। अब इसमें आने वाले दिनों में कितना ये इम्प्लीमेंट हो पाता है हमें देखने की जरूरत है, क्योंकि ये जो बजट होता है ये बजट आने वाले एक साल ये वित्तीय वर्ष 24-25 की बात है। इस 24-25 में कितना हम लोग खर्च करेंगे और इनकम करने का हमारा स्रोत क्या होगा, ये एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन होता है, एक प्रोजेक्शन होता है, एक रोड मैप होता है, ठीक है ना, जो भारत के कंसोलिडेटेड फंड से पैसा जो है वो लिया जाता है। भारत के कंसोलिडेटेड फंड में जो इनकम का स्रोत है उसमें हम देखते हैं कि 27% जो इनकम है वो उधार मांगकर, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक इत्यादि से उधार लेकर उस फंड में रखा जाता है, ताकि भारत के डेवलपमेंट के लिए या जो जरूरी काम है उसके लिए किया जा सके। इसके बाद 17% कॉर्पोरेट टैक्स, 19% इनकम टैक्स, 4% कस्टम ड्यूटी, 5% एक्साइज ड्यूटी, 18% GST, 9% नॉन टैक्स रिसिप्ट और 1% कैपिटल रिसिप्ट। ये जो है वो इनकम के स्रोत है जो भारत के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत सरकार के खाते में ये पैसा रहता है। अब एक रोड मैप तय बनाया जाता है जिसमें एक्सपेंडिचर होता है, जो इसका इनकम है उसके हिसाब से वो एक्सपेंडिचर जो है 19% जो IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक इन सारे से जो कर्ज लिया जाता है उसमें 19% जो है उसके इंटरेस्ट पेमेंट के लिए खर्च किया जाता है। 21% राज्यों को पैसा देने के लिए खर्च किया जाता है। आखिर राज्यों को पैसा क्यों दिया जाता है? तो जैसे मान लीजिए कि हम अगर यहाँ पटना में रह रहे हैं तो बिहार के निवासी हुए, लेकिन हम इनकम टैक्स अगर पे कर रहे हैं तो डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, GST पे कर रहे हैं तो डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को GST पे कर रहे हैं, तो डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हर स्टेट में रहने वाला लोग उसको पे कर रहा है। इसके एवज में राज्यों के डेवलपमेंट के लिए 21% सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पैसा देती है। इसके बाद 16% केंद्र के द्वारा योजनाएं जो होती है, जैसे मान लीजिए एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनाया गया, एम्स जैसे हॉस्पिटल्स बनाए गए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन सारे चीजों की योजनाएं जो है जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उसके लिए 16% एक्सपेंडिचर किया जाएगा, 8% डिफेंस पर, 6% सब्सिडी पे, 9% फाइनेंस सब्सिडी पे और 4% पेंशन पे। ये एक्सपेंडिचर का प्लान है, ठीक है, जिसमें बिहार को 58,900 करोड़ की राशि जो आवंटित की गई उसमें 26,000 करोड़ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक्सपेंड करने की बातें हैं, जिसमें कुछ मुख्य हाईवे है। इसके अलावा बाढ़ से निपटने के लिए, चूंकि बिहार के साथ हर साल की एक बहुत बड़ी समस्या है कि नेपाल के द्वारा जो पानी छोड़ा जाता है और कोसी में जो भयंकर बाढ़ आती है और उसकी सहायक नदियां या नेपाल से जो लिंक नदियां हैं उसमें इतनी बाढ़ आ जाती है कि जो भी सीमावर्ती नॉर्थ बिहार के लगभग जिले में, ठीक है, बाढ़ की स्थिति कमोबेश काफी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए 11,500 करोड़ आवंटित किया गया है। हालांकि ये
परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके परमानेंट सॉल्यूशन पर ध्यान देना चाहिए। अगर इसके परमानेंट सॉल्यूशंस को लागू कर दिया जाता है तो आने वाले दिनों में बाढ़ की समस्या से बहुत हद तक निजात पाई जा सकती है, ठीक है, जिससे क्षति की संभावना कम होगी, जो बिहार इस नेचुरल डिजास्टर को हर साल झेलता है, ठीक है। हालांकि देखा जाए तो ये इसके अलावा एक पावर प्रोजेक्ट जो भागलपुर के पीरपैंती में लगाना है, ये आज का प्रोजेक्ट नहीं है। ये फरवरी 2014 में जिस समय मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उसी समय बिहार में 3 पावर प्रोजेक्ट देना था, जिसमें एक भागलपुर का पीरपैंती था। यही चीज यहाँ ये रिपीट कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बातें हैं कि बहुत सारी योजनाएं जो पहले की है उसको अभी इस बजट में डाल दिया गया है। ये कोई नई योजनाएं नहीं है, 2014 में मनमोहन सिंह के द्वारा तय कही गई बातें थी, ठीक है, जिसको अब जो है लागू किया जा रहा है, ठीक है। और इस बजट में देखा जा रहा है तो इस बजट का थीम जो है, मुख्य तौर पर इस बजट का थीम एम्प्लॉयमेंट है। और इस बजट की 4 मुख्य बिंदु हैं। पहला गरीबी, दूसरा युवा, तीसरा महिला, चौथा अन्नदाता। खासकर हम बिहार के लेवल पर आज बात करेंगे, इसलिए क्योंकि ऐसे ये वीडियो लंबा हो जाएगा। जहां तक गरीबी की बात करते हैं, ठीक है, तो गरीबी की बात करते हैं तो बिहार में इतनी गरीबी है कि लगभग 34.13% लोग 6,000 से कम इनकम पे अपना गुजारा करते हैं। ये बड़ी त्रासदी है बिहार के लिए कि बिहार इतना गरीब प्रदेश है। इसके अलावा यहाँ पर 20,000 इनकम करने वाले लोग 47.67% है। अगर 50,000 इनकम करने की बात की जाए या उससे अधिक इनकम की बात की जाए तो 4% से भी कम ऐसे लोग हैं जो 50,000 या उससे ज्यादा का इनकम जनरेट कर पाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि इतने कम इनकम वाले प्रदेश की स्थिति कितनी दयनीय होगी। इसके अलावा जो नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं उससे कितनी जान माल की क्षति होती है, जिससे बिहार का काफी ज्यादा नुकसान होता है। बट जो सेंट्रल दे सकता है दिया, ठीक है। अब वो कितने हद तक कितना पैसा वो दे पाता है, क्योंकि इससे पहले भी 18 अगस्त 2015 को आरा की सभा में प्राइम मिनिस्टर ने 1.25 लाख करोड़ उन्होंने काउंट करके बताया था कि मैं 50,000 दे दूं या 60,000 दे दूं या 70,000 दे दूं, ठीक है ना। एक तरह से मजाक ही कहा जा सकता है, ठीक है, जिसमें उन्होंने 1.25 लाख करोड़ जो है वो पैसा दिया था। अब उस प्रोजेक्ट पर अगर बात की जाए तो आखिर उतने में 1.25 लाख करोड़ में कितना काम हुआ, कितना काम पेंडिंग है, ठीक है, कितना अभी तक कंप्लीट हो गया, देखा जाए तो बहुत काम उसमें पेंडिंग है। जो काम पेंडिंग है उसका कॉस्ट जो है वो पिछले 10 सालों में कितना, 9 सालों में कितना बढ़ गया है, ये सोचने का विषय वस्तु है। चलिए खैर हम बात वापस करते हैं और आते हैं टॉपिक पे। तो मनरेगा की बात अगर की जाए तो मनरेगा का बजट इन लोगों ने 86,000 करोड़ किया है, जो पिछले साल से कुछ ज्यादा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, अगर इस बार के मनरेगा के आप वेबसाइट पे जाएंगे तो देखेंगे कि जिस समय कोविड आया था उस कोविड के पीरियड में जितने लोग इनरोल थे, जितने मजदूर इनरोल थे, उससे कई ज्यादा मजदूर जो है अभी ज्यादा इनरोल हो गए हैं। तो मेरे समझ से इतने बजट से कुछ होने जाने नहीं जा रहा है, ठीक है। बट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एलोकेशन है वो तो गवर्नमेंट ही करेगी। इसके अलावा सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बातें क्या है, ये तो गरीबी हो गई कि गरीबी की बात, युवा। अब सवाल युवा का है कि इन्होंने दूसरा पॉइंट युवा के लिए लिया है। युवा के लिए जो चीजों उन्होंने अनाउंस किया है किस हद तक इंप्लीमेंट हो पाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी मेडिकल के एग्जामिनेशन का पेपर लीक का मामला है। तो पेपर लीक के मामले में इतना बड़ा स्कैंडल है जिसमें पेपर लीक सामने आ रहा है, तो ये युवा को कितनी बड़ी पेन हो रही है
ये आने वाले दिनों में इसका असर जो है वो रिफ्लेक्ट होगा। इसलिए अगर कोई भी, सबसे पहले तो एग्जामिनेशंस का जो प्रोसेस है वो, जैसे एनटीए या यूपीएससी का जो अभी मामला लिख करके आया, ठीक है ना, तो हर जगह ये अगर होल होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो पैसे वाले लोग हैं वो अच्छे जॉब में चले जाएंगे। इसलिए अच्छी बात है कि युवा के लिए अच्छा करें, लेकिन जो एग्जामिनेशंस वॉल्स है उसको भरा जाए। नेक्स्ट, महिला को लेकर इन लोगों ने कहा है कि अब इस पर अच्छा काम करेंगे। ये और अन्नदाता, मेजर मैं इस पर बात कर रहा हूँ कि ये अन्नदाता की बात मतलब ये फार्मर की बात है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज फार्मर, इस पर इन्होंने हमको लगता है 1.52 लाख करोड़ का बजट रखा है। अच्छा बजट है, लेकिन ये किस हद तक इम्प्लीमेंट हो पाता है, इस पे रिफॉर्म करने की बातें हैं। तो रिफॉर्म का मॉड्यूल इन लोगों का क्या होगा? सवाल एक ही है कि अगर प्राइवेटाइजेशन अगर इसमें इन करता है, ठीक है, तो ये बहुत हद तक सही नहीं होगा, एग्रीकल्चर के हित के लिए सही नहीं होगा। इसलिए कि कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन जब होता है तो प्राइवेटाइजेशन में कॉर्पोरेट जो है सिर्फ अपने फायदे के लिए अपना जो ये है जो हो सकता है वो अपना वो लागू करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि लोएस्ट, कम से कम दाम पे मैक्सिमम सब्सिडी जो है प्रोवाइड करके, क्योंकि भारत का किसान जो है वो काफी कम लैंड वाला है, ठीक है, जिसकी वजह से अगर वो कॉर्पोरेट के अंदर चला जाएगा तो कंप्लीट यहाँ का किसान मजदूर बनकर रह जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल बजट से बिहार को मोटा मोटी क्या फायदा होता है ये हम लोग आने वाले समय में देखेंगे। और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इन्होंने जो रखा है मेरे समझ से थोड़ा सा बजट का एलोकेशन, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये आरएनडी पर जो है 1200 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। जो सबसे किसी भी नेशन के लिए आरएनडी जो होता है वो मुख्य पॉइंट होता है। मुख्य पॉइंट इसलिए होता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, किसी भी फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा, आप जो भी डेवलप कंट्री है उस डेवलप कंट्री में आप देखिए कि जीडीपी का कितना % आरएनडी पर खर्च हो रहा है। आप कैलकुलेट कर लीजिए कि इतने लाख करोड़ का बजट है और आरएनडी पर 1200 रुपया खर्च कर रहे हैं, कितना % हो रहा है साहब? आप अमेरिका का देख लीजिए, ठीक है, और चाइना का देख लीजिए, या जो भी डेवलप नेशन है उनका देख लीजिए। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। थैंक यू। आज यहीं पर हम अपने बातों को विराम देते हैं। जो बात अच्छी लगी, ठीक है, बाकी आप कमेंट करेंगे। थैंक यू।